हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो कि है टेरिशरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर में हम टेरिशरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज और क्वीनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में जो टेरिशरी एक्टिविटीज है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो टेरिशरी एक्टिविटीज होते हैं वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। और इस चैप्टर में हम टेरिशरी एक्टिविटीज के साथ साथ क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ेंगे। क्वाटरनरी एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन बेस्ड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड है, और क्वीनरी एक्टिविटीज में हम हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि टेरिशरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। कई सारे सर्विसेज होते हैं, लो ऑर्डर सर्विसेज होते हैं, हाई ऑर्डर सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब हमारा इलाज करता है तो वो एक सर्विस होता है। टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं वो एक सर्विस है। लीगल डिस्प्यूट्स के वक्त जब हम लॉयर्स के पास जाते हैं वो भी एक सर्विस होता है। और ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, और सर्विसेज हमेशा एक पेमेंट या फीस के बदले प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी एग्जांपल्स मैंने अभी दिए वो प्रोफेशनल सर्विसेज है। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, रिक्रिएशन, ये सारे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिन्हें स्किल्ड एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड स्किल्स ज़रूरी होता है प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। फिर आता है पर्सनल सर्विस, जैसे कि जो कुक्स, गार्डनर्स, ये सभी प्रोवाइड करते हैं, हाउसकीपिंग, ये सारे पर्सनल सर्विसेज होते हैं, और ये सभी सर्विसेज किसी पेमेंट या फीस के बदले ही प्रोवाइड किया जाता है। और अब हम टेरिशरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेरिशरी एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैन पावर। वैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी मैन पावर, लेबर प्रोडक्टिविटी, ये सब ज़रूरी है, लेकिन हम अगर टेरिशरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे मैन पावर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि टेरिशरी एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि प्रोफेशनल सर्विस होता है, जिसमें स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए होता है। तो वैसे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स परफॉर्म करते हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैन पावर टेरिशरी एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करता है, डेवलप करता है, वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस आते हैं। इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी, उसमें ज़्यादातर वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, और जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होता है इसमें चेंजेस आते हैं। ज़्यादा लोग फिर सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जॉब जनरेट करते हैं। फिर जब इकोनॉमी और एडवांस होता है और डेवलप होता है, और जब इकोनॉमी डेवलप होती है उस स्टेज पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स टेरिशरी सेक्टर में काम करते हैं, और एक मॉडरेट प्रपोर्शन सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेरिशरी एक्टिविटीज़ का कंपोनेंट भी आप मान सकते हो कि टेरिशरी एक्टिविटीज़ में हम प्रोडक्शन भी इंक्लूड करते हैं और एक्सचेंज भी। अब जब हम टेरिशरी एक्टिविटीज़ के सेंस में प्रोडक्शन और एक्सचेंज की बात करते हैं तो मीनिंग चेंज होता है। टेरिशरी सेक्टर में प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जब सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है टेरिशरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन का मतलब। जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिन्हें कंज्यूम किया जाता है। अब सर्विसेज टैंजिबल तो नहीं होते, क्वांटिटी में हम मेजर नहीं कर सकते, तो फिर जो सर्विसेज है उन्हें कैसे मेजर किया जाता है? इन सर्विसेज को वेजेस या सैलरीज के टर्म्स में मेजर किया जाता है। जो लोग इन सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके वेजेस और सैलरी के बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि सर्विसेज इंटैंजिबल है, क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी। सो इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। तो टेरिशरी एक्टिविटीज़ का फर्स्ट कंपोनेंट प्रोडक्शन हमने समझ लिया। सेकेंड कंपोनेंट होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में आता है ट्रेड,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेरिशरी एक्टिविटीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनके वजह से ही हम सर्विसेज पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। आगे हम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में सेकेंडरी एक्टिविटीज और टेरिशरी एक्टिविटीज के बीच के डिफरेंसेस के बारे में हमें बताया है। जो टेरिशरी एक्टिविटीज होता है इसमें मेनली सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, तो मेन फोकस होता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होते हैं उन एक्टिविटीज में मेन एम होता है प्रोडक्शन ऑफ टैंजिबल गुड्स, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, और रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेरिशरी एक्टिविटीज डायरेक्टली रॉ मटेरियल से डील नहीं करते। यहाँ पे रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके गुड्स नहीं बनाया जाता। सो टेरिशरी एक्टिविटीज सर्विसेज से डील करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज फिजिकल रॉ मटेरियल और उसके प्रोसेसिंग से डील करते हैं, तो वो सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड और सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जो टेरिशरी एक्टिविटीज होते हैं इन एक्टिविटीज में वर्कर्स के स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज पे रिलाई किया जाता है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज में प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीनरी और फैक्ट्री प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो ये तीन मेन डिफरेंसेस टेरिशरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज का है। अब यहाँ पे टेरिशरी एक्टिविटीज का कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। वर्क ऑफ अ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्डरर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है सर्विस सेक्टर या टेरिशरी सेक्टर के। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टेरिशरी एक्टिविटीज। और टाइप्स ऑफ टेरिशरी एक्टिविटीज में हम ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, जो पहला टेरिशरी एक्टिविटी है। यहाँ पे हमें चार कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला होलसेल ट्रेडिंग, सेकंड रिटेल ट्रेडिंग, जो दो टाइप के ट्रेड है। फिर ट्रेडिंग सेंटर, उसमें रूरल ट्रेडिंग सेंटर एंड अर्बन ट्रेडिंग सेंटर, जैसे रूरल मार्केटिंग सेंटर या अर्बन मार्केटिंग सेंटर भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रेड क्या है? ट्रेड का सिंपल सा मतलब इतना है जहाँ पे हम गुड्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचा रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रहा है, इसे ट्रेड कहते हैं। अब एक नया टर्म, जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मार्केट्स जो मार्केटिंग सेंटर्स हैं, उन एरियाज को ट्रेडिंग सेंटर्स कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे ट्रेड हो रहा है उन एरियाज को ट्रेडिंग सेंटर्स कहा जाता है। अब दो टाइप के ट्रेडिंग सेंटर्स है, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स नंबर 1, सेकेंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। सो सबसे पहले हम रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, नाम से पता चलता है ये जो मार्केट एरिया है ये रूरल एरियाज में है। अगर रूरल एरियाज में है तो इतने डेवलप्ड मार्केटिंग सेंटर्स नहीं होंगे, तो रूडिमेंटरी टाइप के मार्केटिंग सेंटर्स है, इतने डेवलप नहीं है। अब जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स है ये रूरल पॉपुलेशन को सर्विस, गुड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और ये सेमी अर्बन सेंटर्स होते हैं। अब ऐसे रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में जो पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं और जो हाई ऑर्डर सर्विसेज होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते। मोस्टली लोकल प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बेचा जाता है, और मोस्टली ये जो गुड्स होते हैं ये रूरल एरिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए, तो लोकल पॉपुलेशन के लिए लोकली अवेलेबल गुड्स के मोस्टली बेचे जाते हैं, और यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विस इतना डेवलप होता भी नहीं है। अब जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं ये मंडी हो सकते हैं, रूरल मंडीज जो होलसेल मार्केट्स हैं, या फिर पीरियोडिक मार्केट्स भी हो सकते हैं। पीरियोडिक मार्केट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ये सेमी अर्बन सेंटर्स हैं, ये डेवलप नहीं है, रूडिमेंट्री टाइप के हैं, यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज डेवलप नहीं है, लोकली अवेलेबल गुड्स को ही कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोकल पॉपुलेशन के लिए, और यहाँ पे या तो रूरल मंडीज होते हैं जो होलसेल मार्केट्स है, या फिर पीरियोडिक मार्केट्स। नेक्स्ट, पीरियोडिक मार्केट्स। सो पीरियोडिक मार्केट्स रूरल मार्केटिंग सेंटर का एक पार्ट है, रिटेलिंग से ये डील करते हैं, और जो पीरियोडिक मार्केट्स होते हैं ये किसी स्पेसिफिक डेट्स में
ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ये उन एरियाज में ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे कोई रेगुलर मार्केट नहीं है, यानी कि कोई कंटिन्यूसली जो मार्केट्स होते हैं वैसे कोई मार्केट नहीं है, कोई रेगुलर मार्केट नहीं है। ऐसे एरियाज में पीरियोडिक मार्केट्स आते हैं जो किसी स्पेसिफिक डेट में ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे वीकली मार्केट है, बाई वीकली मार्केट्स, आपने सुना होगा सैटरडे मार्केट्स। तो पीरियोडिक मार्केट्स टेम्पररी होते हैं, एक जगह दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उन एरियाज में पीरियोडिक मार्केट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे रेगुलर मार्केट्स नहीं होते, और एक टेम्पररी है। नेक्स्ट अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, हमने रूरल मार्केटिंग सेंटर समझ लिया है, नेक्स्ट अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। सो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स अर्बन एरियाज में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मार्केट्स डेवलप होते हैं, ऑर्डिनरी गुड्स प्रोवाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड गुड्स भी, पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज मिलते हैं जैसे टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स, इन सभी के सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट विल स्टडी रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेडिंग के बारे में। सो रिटेल ट्रेडिंग एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है। सो रिटेल ट्रेडर्स होलसेल ट्रेडर्स से गुड्स खरीदते हैं और उन गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास बेचते हैं। सो रिटेल ट्रेडर्स, होलसेल ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स का बीच का एक लिंक है। सो रिटेल ट्रेडिंग में गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाता है। अब जो रिटेल ट्रेडिंग है ये फिक्स्ड स्टोर्स में भी होता है और नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग भी है। और जो स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है ये फिक्स स्टोर्स में होता है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव, चेन स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो फिक्स्ड स्टोर्स होते हैं। सेकेंड आता है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, जिसमें स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कार्ड्स में गुड्स को बेचना, डोर टू डोर सर्विसेज, फिर मेल ऑर्डर में टेलीफोन और इंटरनेट आता है। ये सब नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है। नेक्स्ट इस बॉक्स में हमें स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है, और ये टाइप्स ऑफ अर्बन रिटेल ट्रेड भी है। सो पहला स्टोर कंज्यूमर कोऑपरेटिव है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव हमें नाम से पता चलता है ये जो स्टोर्स होते हैं ये कंज्यूमर्स चलाते हैं, कंज्यूमर्स ओन करते हैं, वो लोग उसे मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में ओन करने के लिए बस किसी भी कंज्यूमर को उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव का शेयर खरीदना होता है। नेक्स्ट टाइप है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कई तरह के गुड्स को बेचा जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरह के गुड्स या कमोडिटीज से डील करते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल, परचेज, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी गुड्स है उन गुड्स का सेल, परचेज हैंडल करना। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड होता है, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कई सारे गुड्स को बेचा जाता है। नेक्स्ट चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स में एक ही पेरेंट कंपनी का अलग अलग स्टोर होता है, जैसे कि बिग बाजार। तो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में सेम कंपनी के ब्रांचेस होते हैं, और ये ब्रांचेस एक हेड कंपनी कंट्रोल करती है, और उस पूरे कंपनी का स्ट्रक्चर उस पेरेंट कंपनी या उस मेन कंपनी के मॉडल पे ही होता है। तो वैसे चेन स्टोर्स होते हैं, एग्जाम्पल बिग बाजार। नेक्स्ट होलसेल ट्रेडिंग। जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो बल्क में सामान खरीदते हैं। जो होलसेल ट्रेडर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सारा सामान खरीद लेते हैं और बल्क में सामान खरीदते हैं, और होलसेल ट्रेडर्स ये सामान रिटेल ट्रेडर्स को बेचते हैं। तो ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर और रिटेल ट्रेडर के बीच का जो लिंक है वो होलसेल ट्रेडर होता है। होलसेल ट्रेडर से सामान रिटेल ट्रेडर खरीदता है, और रिटेल ट्रेडर फिर वो सामान कंज्यूमर को बेचता है, और होलसेल ट्रेडर सामान बल्क में खरीदता है। अब ये जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं ये रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल स्टोर्स को क्रेडिट भी देते हैं, यानी कि उधार भी देते हैं, पैसे देते हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा लेंड कर देते हैं कि रिटेल ऑपरेटर्स कंप्लीटली होलसेलर के पैसे पे ही फंक्शन करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन भी हम देख सकते हैं। सो होलसेल ट्रेडिंग में बल्क में सामान खरीदा जाता है और डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदा जाता है। नेक्स्ट टेरिशरी एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट।
सो ट्रांसपोर्ट एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, एक ऐसा सर्विस या फैसिलिटी है जिसके मदद से हम लोगों को रॉ मटेरियल्स को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का मेन एम होता है इंसानों का जो बेसिक नीड है, मोबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाना, उस बेसिक नीड को फुलफिल करना ट्रांसपोर्टेशन का मेन एम होता है। अब जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में स्पीडी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जो गुड्स का होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हो रही है, वैसे जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस के बारे में। सो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं 3 फैक्टर्स के बेसिस पे: किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस और कॉस्ट डिस्टेंस। फर्स्ट, किलोमीटर डिस्टेंस। सो किलोमीटर डिस्टेंस पे हम देखते हैं एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, रूट का लेंथ कितना है, वो होता है किलोमीटर डिस्टेंस। सेकेंड, टाइम डिस्टेंस। इसमें हम ये मेजर करते हैं कि कितना वक्त लगेगा उस रूट को ट्रैवल करने में, कितना वक्त लगेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। थर्ड, कॉस्ट डिस्टेंस। कॉस्ट डिस्टेंस पे हम ये देखते हैं कि कितना एक्सपेंस होगा उस रूट में ट्रैवल करने के लिए, कितना खर्चा होगा। और कॉस्ट डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस, इन तीनों पे डिपेंड करता है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा। इसका मतलब ये है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज करने से पहले कॉस्ट, टाइम और डिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है। ये डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टर्म हमें बताया गया है, आइसोक्रोन लाइन्स। आइसोक्रोन लाइन्स जो मैप में होते हैं, उसके मदद से हमें ये पता चलता है कि एक जगह तक हम कितने वक्त में पहुंच सकते हैं। और आइसोक्रोन लाइन्स का डेफिनेशन है, ये जो होते हैं ये उन एरियाज को कनेक्ट करते हैं जिन तक पहुंचने में इक्वल वक्त लगता है। 2 एरियाज जिन तक पहुंचने में इक्वल वक्त लगता है, उन्हें आइसोक्रोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। यानी कि आइसोक्रोन लाइन्स आर used to join places equal in terms of the time taken to reach them। यानी कि वो 2 लोकेशंस जिन तक पहुंचने में इक्वल टाइम लगता है, उन्हें आइसोक्रोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। और आइसोक्रोन लाइन से हमें ये पता चलता है कि एक जगह तक हम कितने वक्त में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, नोड और लिंक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले नोड देख लेते हैं, जो कई सारे रूट्स का मीटिंग पॉइंट होता है, उसे नोड कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो कई सारे रूट्स जब साथ में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। अब जो 2 नोड को कनेक्ट करता है वो रोड, उसे हम लिंक कहते हैं। जो कई सारे रूट्स को ज्वाइन करता है वो नोड होता है, और 2 नोड को कनेक्ट करने वाले रोड को हम लिंक कहते हैं। अब कई सारे नोड और लिंक साथ में आकर एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं। सो नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 or more routes, and every road that joins 2 nodes is called a link. Next is factors affecting transport। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो 2 फैक्टर्स यहाँ पे बताए हैं, पहला है डिमांड, दूसरा है रूट्स। सबसे पहले हम डिमांड क्या है ये देख लेते हैं। सो डिमांड डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज में, यानी कि अगर एक एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम होगा तो उस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, उस एरिया में जो लोगों का डिमांड होगा गुड्स का वो भी बहुत कम होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का जो डिमांड है वो भी कम हो गया। लेकिन अगर एक एरिया में पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट्स बहुत डेवलप्ड है, लोग बहुत ही ज़्यादा गुड्स को डिमांड कर रहे हैं, अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, तो ऐसे एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड भी ज़्यादा होगा। सो अगर पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड भी ज़्यादा होगा, अगर पॉपुलेशन साइज कम है तो ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड भी कम होगा। तो इसीलिए डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन।
सेकेंड रूट्स। सो सेकेंड फैक्टर रूट है, तो ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए रूट्स भी ज़रूरी होता है। अब रूट्स कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे लैंडस्केप उस एरिया का, नेचर ऑफ टेराइन, फिर टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर लोकेशन उस एरिया का, सिटी है या टाउन है या विलेज है, क्या इंडस्ट्रियल सेंटर है, क्या कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या कोई ट्रेडिंग सेंटर है, ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सो मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन डिमांड और रूट्स है। नेक्स्ट टर्शियरी एक्टिविटी है कम्युनिकेशन। तो हमने ट्रेड, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में मेनली हम मैसेजेस, आइडियाज, वर्ड्स को ट्रांसमिट करते हैं। और जो पहले के टाइम पे जो कम्युनिकेशन होता था वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट था, यानी कि जो भी मैसेजेस थे वो ह्यूमन बींग्स खुद ले जाते थे, एनिमल्स के थ्रू, बोट्स, रोड, रेल, एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मैसेजेस हम पहुंचाते थे, क्योंकि राइटिंग जब इन्वेंट हुआ तब हम मैसेजेस प्रिजर्व कर सकते थे, हम लिख के रख सकते थे और उसे फिर एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते थे, लिख के भेज सकते थे, तो ऐसे कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन जब अर्ली स्टेजेस में जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट था, इसीलिए हर एक ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो रोड, रेल, एयर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कम्युनिकेशन भी होता था, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम और एडवांस कर रहे थे और डेवलपमेंट्स के बाद, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों ने ना कम्युनिकेशन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। एंड टेलीफोन एंड सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट है, अब ट्रांसपोर्टेशन से वो अलग हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली अलग नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी कम्युनिकेशन कुछ ओल्डर सिस्टम्स हैंडल करते हैं, जैसे पोस्टल सिस्टम, एंड द मेन रीजन इज इट्स चीपनेस। इसीलिए आज भी कई सारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है वो पोस्टल सिस्टम भी हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन। सो टेलीकम्युनिकेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, डेवलपमेंट को दिखाता है। टेलीकम्युनिकेशन में जो मैसेजेस होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और टेलीकम्युनिकेशन को टेलीकॉम भी कहा जाता है। अब टेलीकम्युनिकेशन ने कम्युनिकेशन को ट्रूली रिवोल्यूशनाइज किया है, क्योंकि जो पहले क्या होता था, महीने, हफ्तों लग जाते थे मैसेज सेंड करने में या एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने में, अब ये कम होके मिनट्स और सेकंड्स में ये काम हो सकता है। एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ गई है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया है, इंस्टेंट हो गया है। अब टेलीकम्युनिकेशन के अलावा ऑडियो विजुअल मीडियम भी है और प्रिंट मीडियम भी है। ऑडियो विजुअल मीडियम में हम रेडियो और टेलीविज़न की बात करते हैं, रेडियो और टेलीविज़न कैसे पॉपुलर हुए और रेडियो और टेलीविज़न कैसे लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, न्यूज़ के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए रेडियो और टेलीविज़न कैसे एक इम्पॉर्टेंट ऑडियो विजुअल मीडियम है। रेडियो एक ऑडियो मीडियम है, टेलीविज़न एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। नेक्स्ट प्रिंट मीडिया में मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, और न्यूज़पेपर्स कई सारे इवेंट्स कवर करते हैं, और ये सभी मास मीडिया है जो लार्जर मासेस को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क को ट्रूली रेवोल्यूशनाइज किया है। फिर इंटरनेट ने एक कंप्यूटराइज स्पेस क्रिएट कर दिया, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर को कम्युनिकेट करने के लिए फिजिकली मूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेट ने कंप्यूटराइज्ड स्पेस क्रिएट किया है, जिसने ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया है। तो यहाँ पे हमें टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, ऑडियो विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडियम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट के बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट सर्विसेज। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, सर्विसेज की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर्विसेज अलग अलग लेवल्स में होते हैं। कुछ सर्विसेज इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ लोगों के लिए होते हैं, और कुछ इंडस्ट्री, लोगों, सबके लिए होते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के लिए भी ज़रूरी होता है, लोगों के लिए भी ज़रूरी होता है। अब हम टाइप्स ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं और टाइप्स ऑफ लेबर। सो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हम ये पढ़ेंगे, हम लो ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, लो ऑर्डर सर्विसेज।
सो जो लो ऑर्डर सर्विसेज होते हैं, ये जो सर्विसेज है इनमें ज़्यादा स्किल्स या स्पेशलाइज्ड स्किल्स ज़रूरी नहीं होते, ये कॉमनली प्रोवाइडेड सर्विसेज होते हैं। तो जो लो ऑर्डर सर्विसेज है, इन सर्विसेज में ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल शॉपकीपिंग, लॉन्ड्रीज, गार्डनिंग एक्सेट्रा। आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। नेक्स्ट, हाई ऑर्डर सर्विसेज। हाई ऑर्डर सर्विसेज मेनली प्रोफेशनल सर्विसेज से डील करते हैं, जहाँ पे एक स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रोफेशनल की स्किल को, इन सभी चीज़ों को वैल्यू किया जाता है और ये हाई ऑर्डर सर्विसेज होते हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज होते हैं और ज़्यादा पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियन, डॉक्टर्स, म्यूजिशियन, टीचर्स एक्सेट्रा। अब सर्विसेज हमेशा पेमेंट या फीस के बदले ही प्रोवाइड किया जाता है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो फिजिकल लेबर भी करते हैं और मेंटल लेबर भी होता है। जो फिजिकल लेबर करते हैं वो मेनली गार्डनर, बार्बर, लॉन्डरर्स, ये सारे लोग फिजिकल लेबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब करते हैं। नेक्स्ट, मेंटल लेबर। मेंटल लेबर मोस्टली कंसल्टेंट्स, अकाउंटेंट्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस, टीचर्स, ये सारे मेंटल लेबर परफॉर्म करते हैं। ये सभी सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सर्विसेज को अब रेगुलेट भी किया जाता है। गवर्नमेंट हाईवेज को, ब्रिजेस को, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो सर्विसेज को रेगुलेट भी किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। तो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोफेशनल स्किल्ड एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें मेनली हेल्थ केयर, गवर्नेंस, लॉ, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और प्रोफेशनल सर्विस में मैन पावर अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके स्पेशलाइज्ड स्किल्स, उनके एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट, पर्सनल सर्विसेज। सो पर्सनल सर्विसेज मेनली हम गार्डनिंग, हाउसकीपिंग, मेड, कुक्स, सो इन सभी के सर्विस को हम पर्सनल सर्विसेज में कंसिडर कर सकते हैं। और पर्सनल सर्विसेज अगेन वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो पेमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वही लोग इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जो पेमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और मोस्टली जो वर्कर्स एज अ हाउस कीपर या गार्डनर काम करते हैं, कई सारे लोग रूरल एरियाज से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस, पर्सनल सर्विस ज़्यादा डेवलप होता है और ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे अर्बन एरियाज में कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स रूरल एरियाज से आते हैं और यहाँ पे ये लोग जॉब की तलाश में आते हैं, अनस्किल्ड होते हैं और ये इन सर्विसेज में लग जाते हैं। ये सारे डोमेस्टिक सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पीपल एंगेज्ड इन टेरिशरी एक्टिविटीज़। तो आज कई सारे लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अगर हम पैटर्न देखें तो डेवलप कंट्रीज में सबसे ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं एज कम्पेयर टू लेस डेवलप कंट्रीज। और जो सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है और जो इकोनॉमी के ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट, सब जो सर्विस सेक्टर में है इम्प्रूव हो रहा है और बढ़ रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू टेरिशरी एक्टिविटीज़ को और अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे हमने टूरिज्म को एज एन एग्जाम्पल सेलेक्ट किया और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि टूरिज्म इज वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट टेरिशरी एक्टिविटी। अब टूरिज्म क्या है? टूरिज्म को हम ट्रैवलिंग से एसोसिएट करते हैं, घूमने जाना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, सो ये सब टूरिज्म से लिंक्ड है। अब टूरिज्म दुनिया का सिंगल लार्जेस्ट टेरिशरी एक्टिविटी है, कई सारे जॉब्स को जनरेट करता है, क्लोज टू 250 मिलियन जॉब्स। फिर रेवेन्यू के टर्म्स से हम देखें तो 40% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल जीडीपी। सो टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंट, इसीलिए कई सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अपने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब टूरिज्म के कई सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, जो लोकल एरिया है, जो वो लोकेशन है, उसके डेवलपमेंट में टूरिज्म हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे हमें केयरफुल रहना होता है, जब टूरिज्म को हम रेगुलेट नहीं करते
तो एनवायरनमेंट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ओवर टूरिज्म जो होता है वो भी हार्मफुल है। तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए हमें टूरिज्म को प्रमोट करना होता है। लेकिन टूरिज्म के एडवांटेजेस है, जैसे कि लोकल एरिया डेवलप होता है और वहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं वही अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट और रिटेल शॉप्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन, टूरिस्ट का ख्याल रखना, उन्हें ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सारा काम मेनली लोकल रेसिडेंट्स ही हैंडल करते हैं। और टूरिज्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, रिटेल ट्रेडिंग बढ़ता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन और इंक्रीज होता है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज बढ़ता है। क्योंकि अगर हम एक जगह पे घूमने जा रहे हैं और वहाँ से जब हम वापस आते हैं तो उस एरिया का कोई डिस्टिंक्ट क्राफ्ट होता है, उसे हम खरीद के लाते हैं। तो जब टूरिज्म बढ़ता है, जब लोगों का डिमांड बढ़ता है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। अब टूरिज्म सीजनल भी होता है, क्योंकि जो टूरिज्म होता है ये मोस्टली उस जगह के फेवरेबल वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए सीजनल भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक, टूरिस्ट रीजन्स। कई सारे टूरिस्ट रीजन हैं, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे मेडिटेरेनियन कोस्ट का रीजन, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, विंटर स्पोर्ट की रीजन मेनली माउंटेन एरियाज, लैंडस्केप्स, नेशनल पार्क्स, हिस्टोरिक टाउन्स, फिर मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कल्चरल सेंटर्स, ये सारे मेजर टूरिस्ट रीजन्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टूरिस्ट अट्रैक्शंस। टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर और अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्लाइमेट देख लेते हैं। तो जो लोग कोल्डर एरियाज से होते हैं वो अगर घूमने जाए तो मोस्टली वो वार्म एरियाज प्रेफर करेंगे, सनी वेदर वाले। तो इसीलिए मेडिटेरेनियन रीजन एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे वार्म हाई टेम्परेचर है, वार्म क्लाइमेट है, फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन, लो रेनफॉल, इसीलिए ये एक आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। फिर जो मोस्टली वार्म एरियाज से जो लोग आते हैं वो अगर विंटर हॉलीडेज पे जाए तो हिल स्टेशन प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए क्लाइमेट लोगों के प्रेफरेंसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, लैंडस्केप। कुछ लोग माउंटेन एरियाज प्रेफर करते हैं, हिल एरियाज, कुछ लोग बीच पे जाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग लेक, रिवर, ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड आर्ट। कई सारे एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं जो उनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। हिस्टोरिकल टाउन्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ऐसे एरियाज जहाँ पे चर्चेस, पैलेसेस, कैसल्स, टेम्पल्स होते हैं। तो ऐसे एरियाज में भी लोग जाते हैं और ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, कल्चर एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक कल्चर, दूसरा इकोनॉमी, जहाँ पे हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले कल्चर देख लेते हैं। ऐसे एरियाज जहाँ पे एथनिक ट्रेडिशन, लोकल कस्टम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डाइवर्स है, ऐसे एरियाज में भी लोग जाना प्रेफर करते हैं। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है एक एरिया का, कल्चर, उसका सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट, अफोर्डेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोग ऐसे एरियाज में अपने लेजर टाइम में ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो अफोर्डेबल एरियाज होते हैं और चीप कॉस्ट में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए अफोर्डेबिलिटी भी रीजन के चॉइस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है होम स्टेज का। होम स्टेज एक अफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। होम स्टेज ट्रैवलर्स के लिए अफोर्डेबल है और लोकल रेसिडेंट्स के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। होम स्टे गोवा में, कूर्ग में होम स्टे और हेरिटेज होम्स, ये सारे चीज़ें प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। सो यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेडिकल टूरिज्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। सो मेडिकल टूरिज्म में मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रैवल या टूरिज्म को कंबाइन किया जाता है, यानी कि लोग इसीलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, तो इसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। अब इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग मेडिकल टूरिज्म सेंटर है और यहाँ पे इमेंस अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं। इंडिया में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ पे दुनिया भर के पेशेंट्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के सर्विसेज, एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं।
अब मेडिकल टूरिज्म ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया ऐसे कंट्रीज को बेनिफिट कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। यहाँ पे 2005 का डेटा दिया है कि यूएसए से क्लोज टू 55,000 पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट के लिए विजिट किया था यूएसए से इंडिया। अब मेडिकल टूरिज्म में सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, इन कंट्रीज जैसे इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना, सिर्फ इतना ही मेडिकल टूरिज्म में इंक्लूड नहीं होता। मेडिकल टूरिज्म का एक और एस्पेक्ट है, मेडिकल टूरिज्म में मेडिकल टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी आउटसोर्स किया जाता है। यानी कि इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर ऐसे कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज के लिए एमआरआई रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है और रिजल्ट्स बताए जाते हैं। मेडिकल टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वीनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। सो फर्स्ट वी स्टडी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। सो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड है। यानी कि यहाँ पे पहला एस्पेक्ट है कि इंफॉर्मेशन को वैल्यू किया जाता है। और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। क्वाटरनरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर ने जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक ग्रोथ, उसे रिप्लेस करके एक मेजर पोजीशन हासिल कर लिए। यानी कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्वाटरनरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर कर रहे हैं। और डेवलप्ड इकोनॉमीज में मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स क्वाटरनरी सेक्टर यानी कि नॉलेज बेस्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो नॉलेज बेस्ड सेक्टर है उसका डिमांड भी बढ़ रहा है और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। क्वाटरनरी सेक्टर में एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अकाउंटेंट्स, स्टैटिस्टिशियंस, टैक्स कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वीनरी एक्टिविटीज। सो क्वीनरी एक्टिविटीज में मेनली हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, हाई लेवल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। अगर हम क्वीनरी एक्टिविटीज का स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो इट फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ आइडियाज, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज, डेटा इंटरप्रिटेशन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें क्वीनरी एक्टिविटीज के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फिनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स, तो ये सब क्वीनरी एक्टिविटीज़ के अंडर आते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, हाईली पेड स्किल्स है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स है। और इन वर्कर्स को गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। और ये सारे जो प्रोफेशंस मैंने अभी आपको बताई है गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंपनीज एक स्पेसिफिक बिजनेस या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक थर्ड पार्टी या आउटसाइड एजेंसी को प्रोवाइड करते हैं और उस कंपनी का वो काम वो आउटसाइड एजेंसी या थर्ड पार्टी एजेंसी पूरा करते हैं। और कंपनी आउटसोर्सिंग मेनली इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एक एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है और ये एक कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जब भी कंट्रीज अपना काम आउटसोर्स करते हैं तो वो ऐसे कंट्रीज को वो काम देते हैं जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स चीप वेजेस में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, इसराइल जैसे कंट्रीज। सो इसीलिए आउटसोर्सिंग एक कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी हो जाता है। और जब भी आउटसोर्सिंग में काम किसी फॉरेन कंट्री या ओवरसीज लोकेशन में ट्रांसफर किया जाता है उस प्रोसेस को ऑफशोरिंग कहा जाता है। और ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग सेम टर्म्स हैं। अब आउटसोर्सिंग के भी टू टाइप्स हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो अगर हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात करें तो उसमें मेनली ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर, ये सारी चीज़ें आते हैं। आउटसोर्सिंग की वजह से इंडिया, चाइना, इसराइल, फिलीपींस जैसे कंट्रीज़ में कई सारे कॉल सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, लोगों को काम मिल रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी है ऐसी कंट्रीज़ में। अब
इन कंट्रीज को ही क्यों टारगेट किया जाता है आउटसोर्सिंग के लिए? क्योंकि इन कंट्रीज में चीप स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल है, जो इन आउटसोर्सिंग जो कंपनीज हैं जो आउटसोर्स करते हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, एक अच्छा कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स भी मिल रहे हैं, चीप वेजेस में भी मिल रहे हैं। और ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, इसराइल, ये आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज हैं, यानी कि यहाँ से लोग काम की तलाश में माइग्रेट करके और कंट्रीज में जा रहे हैं। अगर इन कंट्रीज में आउटसोर्सिंग की मदद से काम अगर मिल रहा है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि माइग्रेशन इन कंट्रीज में, इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज में कम हो जाएगा, बिकॉज आउटसोर्सिंग की वजह से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, मेनली कॉल सेंटर्स वगैरह। फिर जो आउटसोर्सिंग कंट्रीज है, जो आउटसोर्स कर रहे हैं काम को, वो कंट्रीज अपने खुद के लोगों से जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनसे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब कंट्री काम को आउटसोर्स कर रही है, यानी कि किसी और कंट्री को काम मिल रहा है, कंट्री ए काम कंट्री बी को दे रही है, और कंट्री ए में जो लोग हैं वो डिसैटिस्फाइड है, वो इस मूव को रेजिस्ट करेंगे क्योंकि वो जॉब चाहते हैं, उस कंट्री के यूथ जॉब चाहते हैं। अगर कंट्री ए अपना आधे से ज़्यादा काम अगर कंट्री बी के लोगों को दे रही है, क्योंकि वहाँ पे चीप वर्कर्स अवेलेबल है, स्किल्ड वर्कर्स चीप वेजेस में अवेलेबल है, तो जो कंट्री ए में जो लोग हैं जिन्हें जॉब चाहिए उनके पास तो जॉब कम हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कंट्रीज में लोग जो वर्कर्स हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा है वो डिसैटिस्फाइड है। तो ये एक नेगेटिव साइड है आउटसोर्सिंग का। जिस कंट्री को काम मिल रहा है वहाँ के वर्कर्स के लिए तो अच्छा है, नए जॉब्स मिल रहा है, लेकिन जो कंट्री आउटसोर्स कर रही है वहाँ के लोगों के लिए काम कम हो जाता है। इतना सब रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी कंट्रीज आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेटर ऑप्शन है, ये एक अच्छा कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी है। और कंपनीज जो बिजनेसेस हैं अपना प्रॉफिट ही देखते हैं, और जब वो आउटसोर्स करते हैं ऐसे कंट्रीज में, इंडिया, चाइना, इसराइल, फिलीपींस, यहाँ पे उन्हें चीप स्किल्ड लेबर मिल जाता है, और ये उनको कॉस्ट कट करने में और एफिशिएंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे क्वीनरी एक्टिविटीज में जो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स है, जो रीसेंट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स है, उसके बारे में हमें बताया है। सो क्वीनरी एक्टिविटीज में जो न्यू ट्रेंड्स है वो है KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और होम शोरिंग। सो होम शोरिंग आउटसोर्सिंग का ही एक पार्ट है। सो हमने ऑफ शोरिंग पहले पढ़ा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है होम शोरिंग। होम शोरिंग में फोकस किया जाता है वर्क फ्रॉम होम, सो घर पे रह के काम करना यहाँ पे फोकस में रहता है, सो दैट इज होम शोरिंग। नेक्स्ट, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। सो दो टाइप की आउटसोर्सिंग है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO एंड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग KPO। तो BPO हमने पहले देखा जहाँ पे कस्टमर केयर, कॉल सेंटर्स, वो सब है। KPO इज नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ये एक रीसेंट ट्रेंड है। तो KPO में हाईली स्किल्ड वर्कर्स इन्वॉल्व है और एक नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है, और KPO BPO से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स इन्वॉल्व है, और KPO इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग है। KPO कई सारे अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं, और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के मेन एग्जांपल्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ई-लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, बैंकिंग सेक्टर, लीगल प्रोफेशन, etc. Next topic is the digital divide. So the digital divide में हमें ये समझ में आता है कि कैसे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ICT बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, ये कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करके देखें तो कुछ डेवलप कंट्रीज है जिनके पास इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वाले अपॉर्चुनिटीज का जो एक्सेस है वो ज़्यादा है, बेटर पोजिशन पे है, डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज है जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, और कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ऐसे कंट्रीज जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का इतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को ही हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। अब डिजिटल डिवाइड दो कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, कुछ कंट्रीज जो आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास बेटर एक्सेस है, और कुछ कंट्रीज जो लैग कर रहे हैं जिनके पास डिजिटल कनेक्टिविटी, बेटर एक्सेस टू इंटरनेट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि डिजिटल डिवाइड है।
इसका मतलब 2 कंट्रीज के बीच में डिजिटल डिवाइड हो सकता है। अब एक कंट्री के अंदर भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है, सेम कंट्री में ही डिजिटल डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया का केस है तो इंडिया में जो मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटीज, जो टाउन्स है, जो अर्बन सेंटर्स है मोस्टली, वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस ज़्यादा है। लेकिन कुछ रूरल एरियाज है, कुछ रूरल पार्ट्स जहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कंट्री के अंदर ही हम डिजिटल डिवाइड देख सकते हैं। तो हम 2 कंट्रीज के बीच में डिजिटल डिवाइड देख सकते हैं और एक कंट्री के अंदर ही हम डिजिटल डिवाइड देख सकते हैं। और डिजिटल डिवाइड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अपॉर्चुनिटीज का। सो दिस वाज चैप्टर 6 टेरिशरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड हो। थैंक यू।